ये स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर फिज़िक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पिछले सालों में बहुत रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद हम चैप्टर के अंदर से टेक्स्ट में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 1 से। शो दैट EMF एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हैव सेम यूनिट्स। हमें साबित करना है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट्स सेम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल। क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर लेवल भी इंक्रीज करता है? तो कोई भी ट्रांसफार्मर, चाहे आप आइडियल ट्रांसफार्मर ही क्यों ना लें, कोई भी ट्रांसफार्मर पावर लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है, पावर को कभी भी। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अपना ट्रांसफार्मर जो है ये कभी भी वोल्टेज वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है, लेकिन कभी भी पावर को ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता। उसके बाद है जी, डज द इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है किसी भी कंडक्टर में तो वहाँ इंड्यूस्ड EMF पैदा होता है। तो क्या इंड्यूस्ड EMF हमेशा ट्राई टू डिक्रीज द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF जो है ये हमेशा हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, हमेशा उसको अपोज करता है, ठीक है। इसका मतलब अपोज करने का मतलब ये नहीं कि वो उसको डिक्रीज ही करता है हमेशा। अगर वो इंक्रीज होता है तो ये उसको डिक्रीज करता है, अगर वो डिक्रीज होता है तो ये उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डाउनवर्ड है। व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, एक जहाज नॉर्थ की तरफ जा रहा है, विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज। तो उसका कौन सा विंग पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा विंग नेगेटिवली चार्ज होगा। तो यहां पर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड EMF जब पैदा होगा तो कौन सा विंग पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और कौन सा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 unmarked wires emerge from a transformer. What steps would you take to determine the turn ratio? तो आपने टर्न रेशो निकालना है, ठीक है। प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न का रेशो निकालना है। 4 वायर्स आपको दी गई हैं ट्रांसफार्मर से निकाल के, तो आप क्या क्या स्टेप्स वहाँ पे लेंगे कि आप वो टर्न रेशो निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ वुड यू पोजिशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो देयर इज नो EMF इंड्यूस्ड। EMF पैदा नहीं होना चाहिए फ्लैट लूप में, आप उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखोगे। नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज से। इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टिल नॉट हैव एन इंड्यूस्ड EMF इन द लूप। इसके बाद हमने जो चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के पेपर्स में इससे पहले आ चुके हैं, ठीक है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से सवाल आ सकते हैं पेपर में। व्हाट डू यू मीन बाय बैक EMF इन अ मोटर। ये बैक EMF इफेक्ट मोटर्स में होता है, ठीक है जी। इसी तरह से बैक मोटर इफेक्ट जनरेटर्स में होता है। तो ये दोनों ही हमें याद कर लेने चाहिए, बैक मोटर इफेक्ट और बैक EMF इफेक्ट। उसके बाद व्हाट इज़ मोशनल EMF। मोशनल EMF को डिफाइन करें और इसका फार्मूला अगर आपको आता है तो बेहतर ये है कि अगर कोई डेफिनेशन आती है कोई किसी क्वांटिटी की और उसका कोई फार्मूला भी है, कोई एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, तो फार्मूला भी लिखें उसका और उसकी एग्जांपल भी दें। उसके बाद स्टेट लेंज लॉ, ठीक है, लेंज लॉ को डिफाइन करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। और इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ DC मोटर, राइट इट्स प्रिंसिपल। DC मोटर क्या है और उसका प्रिंसिपल लिखें। तो जनरेटर का प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और मोटर का जो प्रिंसिपल है वो है व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो ये इसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर, ठीक है। इस डिफरेंस में आप दोनों का प्रिंसिपल बता सकते हैं, ठीक है जी, और दोनों की इनपुट के बारे में बता सकते हैं, दोनों की आउटपुट के बारे में बता सकते हैं। आपको पता है कि जनरेटर जो है इसकी जो इनपुट है वो मैकेनिकल एनर्जी है और आउटपुट इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जबकि मोटर में जो इनपुट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो आउटपुट है वो मैकेनिकल एनर्जी है। जो जनरेटर है उसका प्रिंसिपल है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और जो मोटर है उसका प्रिंसिपल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसमें अब आप म्यूचुअल इंडक्शन के साथ साथ सेल्फ इंडक्शन को भी याद कर लें। और पहले भी मैंने बात की है कि अगर आप किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं
तो आप कोशिश करें कि अगर कोई उसका फार्मूला है वो भी लिखें, ठीक है। अगर उसका कोई एग्जाम्पल आपके जहन में आ रहा है तो वो लाजमी लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टेट फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ को लिखें, इसको आप डिफाइन करें, इसको प्रूव नहीं करना। जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया है तो इसको हमने सिर्फ डिफाइन करना होता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और साथ इसका फार्मूला लिखना होता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो फिर हमें इसको इसका जो रिलेशन है, इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसको भी हमें ड्राइव करना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी राइट फार्मूला फॉर सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें अब फार्मूले के साथ साथ आप अगर डेफिनेशन भी लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर इनमें से किसी की खाली डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इसके साथ इनका फार्मूला भी लिख दिया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी इंक्रीज्ड। आप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद डिफाइन हेनरी। हेनरी जो यूनिट है इंडक्शन का, उसको डिफाइन करें, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच फैक्टर्स अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जिस तरह एडी करंट है, ठीक है, एडी करंट की वजह से भी ट्रांसफार्मर की पावर लॉस होता है, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। तो ऐसे फैक्टर्स की हमने इनके बारे में बताना है कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है या उसमें पावर लॉसेज होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सप्लेन लेंज लॉ। लेंज लॉ को एक्सप्लेन करना है। लेंज लॉ जो है ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ये उसको जस्टिफाई करता है। तो हमने इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का जो हमारा पूरा वो उसकी जो डेरिवेशन है वो हमने करनी है, उसको हमने प्रूव करना है। तो जिस तरह कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हमने पूरा मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर। अब इस एक्सप्लेनेशन में ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल आएगा, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन आएगी, ट्रांसफार्मर की वर्किंग आएगी। तो कंप्लीट हमने ट्रांसफार्मर को कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है जी मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ को डिफाइन करना है और डिफाइन करने के बाद उसका जो रिलेशन है उसको भी ड्राइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टेट एंड ड्राइव फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ को पहले उसकी डेफिनेशन करें और फिर उसका एक्सप्रेशन उसको ड्राइव करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करें और उसका रिलेशन ड्राइव करें। इसी तरह से सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करें और उसका रिलेशन डिफाइन करें। थैंक यू।